हेलो दोस्तों, ये सवाल नंबर 1 है जिसमें कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस 38 डिग्री सेल्सियस तक 66 डिग्री को केल्विन मापक्रम में परिवर्तित करने पर इन तापमानों का सही अनुक्रम होगा। तो सवाल को करने से पहले वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और आंसर दीजिए। होपफुली आपने वीडियो को पॉज करके आंसर दे दिया होगा, और जिन बच्चों का आंसर नहीं आया वो यहाँ से आंसर देख सकते हैं कि क्या है आंसर। सवाल बहुत आसान है, बस थोड़ी सी इसकी भाषा कठिन है, क्योंकि एनसीईआरटी की भाषा थोड़ी सी कठिन होती है। क्या कहना चाह रहा है इसमें कि ये जो सेल्सियस है, सेल्सियस को केल्विन टेम्परेचर में बदलना है। तो सेल्सियस को केल्विन टेम्परेचर में बदलने के लिए कुछ नहीं, एक फॉर्मूला है कि बराबर 273 प्लस सेल्सियस। अब यहाँ पे सिर्फ हमें सेल्सियस का मान जो दे रखा है उसको रखते जाना है। तो 273 में अगर हम सेल्सियस, अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो आ जाएगा हमारा 298 केल्विन। फिर वहीं दूसरी जगह 38 डिग्री सेल्सियस रख दो तो इसका आंसर आ जाएगा 311 केल्विन। और 273 के बाद जब हम 66 डिग्री सेल्सियस रख देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 339 केल्विन। अब ये देख लो कि ये कौन से वाले ऑप्शन में है, 298, 311 और 339। 298, 311 तथा 339, यानी इसका ऑप्शन ए आंसर है। दोस्तों, ये सवाल नंबर 2 है और इसमें कह रहा है कि ग्रीष्मकाल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। ऑप्शन ए है विषण, ऑप्शन बी है बाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन सी है परासरण और ऑप्शन डी है बाष्पन। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दो। होपफुली आपने आंसर दे दिया होगा। जिन बच्चों का नहीं आया है उनको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। लेकिन आंसर देने से पहले इसमें कुछ बच्चों को डाउट होगा कि इसका ऑप्शन या तो बी है या ऑप्शन डी है। कुछ बच्चे बाष्पोत्सर्जन और बाष्पन में कंफ्यूज होंगे। लेकिन जब भी ये सवाल होगा कि मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी बाष्पन। बच्चों, ये सवाल नंबर 3 है। आइए देखें कि इसमें क्या कह रहा है कि कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। होपफुली आपने वीडियो को पॉज करके आंसर दे दिया है। जिन बच्चों का आंसर नहीं आया ध्यान से वीडियो को देखिए। अगर आपने क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ठोसों के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में उससे सबसे कम होता है। यानी इस प्रकार ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। और इसी सिद्धांत के आधार पर हम अपने ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में है पहला जल, फिर वायु और पवन। क्योंकि वायु और पवन दोनों एक ही चीज है तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी में शर्करा जो ठोस होता है और तेल जो द्रव होता है, क्या द्रव का आकर्षण बल ठोस से अधिक होगा? तो नहीं, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं। तो ऑप्शन डी में वायु का आकर्षण बल सबसे अधिक दिखा रखा है, जबकि नमक एक ठोस है, उसका आकर्षण बल अधिक होना चाहिए था, यानी ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन सी। अब आंसर तो वैसे हमें मिल गया है, लेकिन फिर भी हम इसे चेक कर लेते हैं कि ऑक्सीजन एक जो गैस है, जल जो द्रव है और शर्करा जो ठोस है, तो गैस फिर द्रव फिर ठोस, यानी ऑप्शन यही सी इसका आंसर होगा। दोस्तों, ये सवाल नंबर 4 है। आइए पढ़ते हैं और देखें कि क्या कहता है ये सवाल। किताब में दाब की किन विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है? आप सवाल को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। होपफुली आपने वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे दिया होगा। जिन बच्चों का नहीं आया वो ध्यान से देखें, क्योंकि एनसीईआरटी की भाषा में थोड़े कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो मैं इसको आसान भाषा में आपको बताता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है सवाल। ये कह रहा है कि गैस को लिक्विड बनाने के लिए, यानी गैस को द्रव अवस्था में चेंज करने के लिए हमें तापमान कैसा चाहिए और दाब कैसा चाहिए। बस ऑप्शन ए है निम्न ताप चाहिए या निम्न दाब चाहिए, ऑप्शन बी है उच्च ताप या निम्न दाब, ऑप्शन सी है निम्न ताप या उच्च दाब, ऑप्शन डी है उच्च ताप या उच्च दाब। आपको पता होगा
कि गैस को द्रव में चेंज करने के लिए निम्न ताप और उच्च दाब की आवश्यकता है, यानी इसका ऑप्शन सी है, यही इसका आंसर होगा। दोस्तों ये है सवाल नंबर 5, जो कह रहा है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। ऑप्शन ए यह है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सवाल को ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। होपफुली आपने आंसर दे दिया होगा। जिन बच्चों को इसका आंसर नहीं पता है, उन्हें सिर्फ इसमें तरल जो शब्द है उसका मतलब पता होना चाहिए था। अगर आपको तरल का मतलब पता है तो इस सवाल का आंसर पता है। तरल का मतलब होता है द्रव और गैस। तो आप इसमें देखो, जिन ऑप्शन में द्रव और गैस होगा वही इसका आंसर है। यानी इसमें गैस है, केवल गैस है, इसमें गैस और ठोस है, इसमें केवल द्रव है। तो मैंने बताया था कि गैस और द्रव, तो यानी इसका आंसर सी है। बच्चों ये सवाल नंबर 6 है, जिसमें कह रहा है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सवाल को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। होपफुली आपने अपना आंसर दे दिया होगा। जिन बच्चों का नहीं आया वो ध्यान से देखिए कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता देता हूँ कि वाष्पीकरण का मतलब होता है जल का भाप बनना, यानी जल का भाप के रूप में चेंज हो जाना या जल का वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाना वाष्पीकरण कहलाता है। एनसीईआरटी के अनुसार इसकी परिभाषा है कि बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे बिना, यानी क्वथनांक की स्थिति में पहुंचे बिना जल का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तब भी वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, तापमान में वृद्धि होगी तब भी वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, आर्द्रता में कमी होगी तब भी वाष्पीकरण बढ़ेगा, और वायु की गति में वृद्धि होगी तब भी क्या नाम है, वाष्पीकरण बढ़ेगा। कुछ बच्चे आर्द्रता में कमी को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। आर्द्रता का मतलब होता है वायु में उपस्थित जल की मात्रा। सोचिए, अगर वायु में जल की मात्रा पहले से ही ज़्यादा होगी तो क्या वो ज़्यादा पानी को अवशोषित कर सकती है? नहीं कर सकती। इसलिए आर्द्रता का कम होना जरूरी है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब कर सके। होपफुली आप ये समझ चुके होंगे। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। बच्चों ये सवाल नंबर 7 है, जिसमें कह रहा है कि गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था को प्राप्त करना कहलाता है। यानी आसान भाषा में इस सवाल को मैं बताऊं तो इसमें सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि कोई पदार्थ अगर गैस अवस्था में है तो द्रव अवस्था में चेंज हुए बिना उसको अगर हम ठोस में बदलना चाहते हैं तो कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। जिन बच्चों को पता है तो बेहतर है, जिन बच्चों को नहीं पता है तो इसका आंसर है बी, निक्षेपण। एक निक्षेपण होता है और एक होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। बच्चों ने ऊर्ध्वपातन पढ़ा होता है लेकिन निक्षेपण शायद नहीं पढ़ा होता। तो ऊर्ध्वपातन जिसमें ठोस को गैस के रूप में चेंज कर देते हैं, जैसे कपूर और अमोनियम क्लोराइड, ये ठोस के रूप में पाए जाते हैं। जब इनको हमें गैस में चेंज करना है तो इनको हम जला देते हैं तो वो गैस के रूप में चेंज हो जाता है। वैसे ही निक्षेपण जो प्रक्रिया है जिसमें गैस से सीधे ठोस के रूप में चेंज करना होता है। तो ये सवाल ज़्यादातर फैक्ट्स के बेस पे था, आपको इसको याद कर लेना है। इसका आंसर है निक्षेपण। दोस्तों ये सवाल नंबर 8 है, जिसमें कह रहा है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ये सवाल बहुत फैक्चुअल है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 5। इस सवाल को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो 2 अन्य अवस्थाएं होती हैं वो है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर प्लाज्मा अवस्था क्या होती है
आप इसका सीधे सीधे एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। कभी कभी फैक्ट के रूप में पूछ लेता है कि बताइए कि किसकी प्लाज्मा की अवस्था है। तो जो सूर्य है, सूर्य और तारों की जो भी चमक है वो प्लाज्मा की अवस्था के कारण होती है। अब होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसकी खोज भारत के सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन, जिनसे आप परिचित हैं, उन्होंने की थी, इसलिए इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया। और इस अवस्था में क्या होता है, कोई भी अगर हमने वायु ली तो वायु का कुछ ना कुछ घनत्व होगा, वायु का कुछ ना कुछ घनत्व होगा। उच्च घनत्व का 1,00,000वां हिस्सा कर दो आप, 1,00,000वां हिस्सा कर दो, तो जो घनत्व निकल के आएगा उसको न्यूनतम टेम्परेचर में रख दो, जितना न्यूनतम टेम्परेचर संभव हो पाएगा उसको रख दो, तो हमारी वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट निकल के आ जाएगा। क्या मतलब है इस बात का, कोई हमने वायु ली, उसका कुछ ना कुछ घनत्व होगा, उस घनत्व का 1,00,000वां हिस्सा उसको फिर न्यूनतम टेम्परेचर पे रख दो, तो जो अवस्था प्राप्त हो जाएगी वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। ये सवाल बहुत ही फैक्चुअल था, होपफुली आप इस सवाल को समझ गए होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें कह रहा है कि नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव कहलाता है। ऑप्शन ए है एसीटोन, ऑप्शन बी है मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी है सेफ्रानिन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है एसीटोन। ये सीधा एक फैक्चुअल सवाल है, आपको याद ही रखना पड़ेगा कि नाखून की पॉलिश को हटाने के लिए हम एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक ऑप्शन है बी और एक ऑप्शन है सी। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी मैं बता दूं, जो ऑप्शन बी है ये अम्लीय सूचक होता है, अम्लीय और क्षार का सूचक होता है। और सेफ्रानिन आपको याद होगा कि कोशिका को रंगने के लिए सेफ्रानिन विलेन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है एसीटोन। ये बहुत सिंपल सवाल था, आप इसको समझ गए होंगे। ये सातों मूल मात्रक को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन, लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर, भार का एसआई मात्रक है न्यूटन, द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम और आयतन का एसआई मात्रक है घन मीटर और घनत्व का एसआई मात्रक है किलोग्राम घन मीटर और दाब का मात्रक है पास्कल। कोशिश करना कि आप इन मात्रकों को याद ही कर लें। दोस्तों ये सवाल नंबर 10 है और ये आखिरी सवाल है इस वीडियो का। कह रहा है कि मूल मात्रक कितने होते हैं। आसान सा सवाल है, वो फैक्ट के ऊपर बेस है। इसका आंसर है 7। मात्रक क्या है आपको पता है, किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लंबाई को व्यक्त करने के लिए जैसे हमें मीटर चाहिए या किलोमीटर में व्यक्त करेंगे या सेंटीमीटर में व्यक्त कर सकते हैं। अब द्रव्यमान को हम केजी में, ग्राम में, इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ये मूल मात्रक जो है 7 मात्रक होते हैं।